क्या आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये आप सीखना चाहते हैं कि कंपनीज में बैंक रिकॉन्सिलिएशन या अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन कैसे होती है, उसके लिए क्या डेटा होता है और उसके क्या की स्टेप्स होते हैं? तो इस ट्यूटोरियल में हम ये कवर करेंगे कि कैसे आप, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनाते हैं, तो आप रिकॉन्सिलिएशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं और इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस फाइल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने जा रहे हैं और इसके साथ इसको ऑटोमेट करने जा रहे हैं कि हम इसको एक्सट्रैक्ट करके और लेजर्स को इक्वली मेंटेन करके कैसे रिकन्साइल कर सकते हैं। हमारे पास ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट होगी जिसमें हमने ये हेडिंग्स दी और उसके बाद बैंक है या पार्टी है, कुछ किसी से भी हमारी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। तो यहाँ हमने बैंक से रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट दे दिए और इसके अलावा फिर आगे कंपैरिजन शुरू हो गया, या जो कुछ एरर्स हैं या अभी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं वो हम मेंशन कर लेते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बुक कीपिंग की स्ट्रेंथ को शो करती है, उसकी हेल्थ को शो करती है। जब कोई ऑडिट फर्म ऑडिट करती है तो बैंक रिकंसाइल्ड बैंक से ही वो इसकी जो रिकॉर्ड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा कर लेती है। अगरचे स्टॉक की वेरिफिकेशन और ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड डेटर्स की वेरिफिकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो वन ऑफ द मेन पिलर है वो बैंक रिकन्सिलिएशन है। हम आपको बैंक रिकन्सिलिएशन बनाना सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है वो बताने जा रहे हैं और इसके साथ-साथ आपको लेजर कंपेयर करना एक्सेल में सिखाना जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्रीवियस रिकन्सिलिएशन चाहिए होती है, ये हमारी प्रीवियस मंथ की रिकन्सिलिएशन है। नॉर्मली बैंक रिकन्सिलिएशंस मंथली बेसिस पे बनाई जाती हैं। तो ये हमारे प्रीवियस मंथ की रिकन्सिलिएशन है, जो जिसमें कोई चीज़ यानी जिसमें हम अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड चेक नहीं है, इसमें कोई डिसऑनर चेक नहीं है, इसमें प्रॉफिट एंड सेविंग अकाउंट अगर था तो इसकी एंट्री डल चुकी हुई है। कोई ऑनलाइन ओमिशन थी, यानी कोई ऑनलाइन रिसीव हुआ और हमने उसकी एंट्री नहीं की है, तो हम वो एंटर कर चुके हुए हैं। ये क्लियर रिकन्सिलिएशन है जो कि प्रीवियस मंथ रिलेटेड है, सितंबर। अब हम अक्टूबर की बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम इनके लेजर्स मतलब बैंक स्टेटमेंट का हमने यहाँ डाटा लिया है और अपनी जो बुक्स है वहाँ से डाटा लिया है। इसमें हमें पता है कि जो हमारी बुक्स का डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है और जो हमारी बुक्स का क्रेडिट होता है वो बैंक का डेबिट होता है। ये एडवर्स जो है वो चलते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। फिर हम इससे एक ड्राफ्ट रिकन्सिलिएशन बनाएंगे और इसके साथ-साथ हम ड्राफ्ट रिकन्सिलिएशन, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होगा कि पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इस रिकन्सिलिएशन में ये हमारे बैंक चार्जेस हैं, ये कोई ओमिशन भी है, कोई कोई एंट्री ऐसी है जो रिसीट हुई है, बट हमने उस रिसीट को एंटर नहीं किया है। और इसके साथ-साथ बाकी जो अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड या डिसऑनर चेक या अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, वो रिकन्सिलिएशन के फेस पे रह जाते हैं। यही जो फेस पे चीज़ें रहनी है, यानी अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड या डिसऑनर चेक्स जो हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये फाइनल रिकन्सिलिएशन में जाते हैं। बैंक चार्जेस, विदहोल्डिंग टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेविंग या कोई ऑनलाइन रिसीट हुई है और वो हमने नहीं डाली है, ओमिट कर गए हैं, तो उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। ये पहले ड्राफ्ट रिकन्सिलिएशन जो है वो अपने मैनेजर्स को दिखाई जाती है और उसके बाद वो जब फाइनल अप्रूवल दे देते हैं, जब वो डिफरेंस को नोट कर लेते हैं। समटाइम यहाँ कुछ डिफरेंस शो हो जाए तो ये अलार्मिंग होता है। इस वजह से जो मैनेजर्स हैं वो देखते हैं और उनको डिफरेंस को जब बिल्कुल ज़ीरो में देखते हैं, फिर अलाउ करते हैं कि आप ये चेक्स की, सॉरी, बैंक चार्जेस की, प्रॉफिट ऑन सेविंग की और कोई ओमिशन है तो उसकी एंट्री डाल दें। तो उसके बाद फिर हम फाइनल रिकन्सिलिएशन की तरफ चले जाते हैं और फाइनल रिकन्सिलिएशन का एंट्री डालने के बाद प्रिंट निकाल देते हैं।
तो पहले हम कंपेयर करेंगे अपनी बुक्स का, उसके लिए हम अपनी ड्राफ्ट फाइल को जो है निकाल लेते हैं। ये हमने ड्राफ्ट फाइल अलहदा से, ये फाइनल फाइल आपको जो है रिव्यू कराई जा रही थी, ये हमने ड्राफ्ट फाइल बनाई हुई है। ड्राफ्ट फाइल को हम यहाँ जो है शो कर लेते हैं। ये हमारी प्रीवियस रिकन्सिलिएशन, जिसमें जस्ट ओपनिंग जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है और वही बुक्स का बैलेंस है, वो शो हो रहा है। और इसके बाद हम इसके लेजर कंपैरिजन, यानी बैंक स्टेटमेंट का कंपैरिजन और हमारी बुक्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम अपनी किसी भी बैंक रिकन्सिलिएशन को जो है बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको जो है इसके कंपैरेटिव अपनी बुक्स का डाटा रख लेते हैं, वो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद इसके पैरेलल रख लेते हैं। पैरेलल रखने के बाद अब हमने यहाँ इसके डिफरेंस को निकाला है। इसके डिफरेंस को जो है हमने, हमारा डेबिट जो है, हमें पता है हमारा डेबिट जो है वो बैंक का क्रेडिट है, तो हमारा डेबिट जो है बैंक के क्रेडिट के साथ कंपेयर होगा। ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया। इसी तरह हमारा क्रेडिट जो होगा, हमारी बुक्स का क्रेडिट बैंक के डेबिट के साथ जो है वो कंपेयर होगा। ये हमने इसको इस तरह से फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू बैंक का डेबिट और हमारा क्रेडिट, ये माइनस हुए, दोनों को हमने कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद इसको पेस्ट किया। ये हम एंड तक जो है पूरी स्टेटमेंट, ये रियल टाइम डाटा है जो है मैंने लिया है। पेस्ट स्पेशल वैल्यू हो गया, इस वजह से हम इसको दोबारा से इसको कंट्रोल जी करेंगे और पे स्पेशल फार्मूला हमने करना था, पे स्पेशल फार्मूला कर देंगे। ये हमारे सामने जो है वो डाटा, ये डिफरेंस शो हो गए हैं। इन डिफरेंस को हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या डिफरेंसेस हैं। पहले को हमने देखा तो ये एनएसएफ रिटर्न फी है, चेक रिटर्न हुआ है, उसके ऊपर ये चार्जेस हैं, तो ये बैंक चार्जेस होंगे। फिर नेक्स्ट डिफरेंस को हम इसके स्टडी करेंगे तो हमें टीडी इंश्योरेंस से कोई चेक है जो हमने इशू किया था बट वहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखेंगे। और इसके बाद फिर आगे एनएसएफ रिटर्न फी है, ये बैंक चार्जेस हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमने जब देखा तो कोई रिसीट क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक में हमें रिसीट लेनी चाहिए थी, ये ओमिशन है, हमने ऑनलाइन कोई ओमिटेड किया है चेक, तो ये हमें एंट्री करनी होगी। खैर अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट ड्राफ्ट रिकन्सिलिएशन के बाद फिर हम फाइनल का प्रिंट जो है निकालते हैं। इसके बाद ये डिफरेंस हमारे पास आया 500 का, हमारी बुक्स में जो है डेबिट खड़ा है। ये पॉजिटिव से मुराद हमारी बुक्स में है और नेगेटिव से मुराद हमारी बुक्स में नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बुक्स में कोई डेबिट खड़ा है जो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, ये अनक्लियर्ड चेक है, यानी हमने चेक डिपॉजिट कराया, एंट्री कर दी जिसमें बैंक डेबिट हुआ और पार्टी को क्रेडिट किया, बट वो चेक आज तक क्लियर नहीं हुआ, आइदर डिसऑनर हुआ। तो ये अगले महीने में ही पता चलेगा, या इसी वक्त भी बैंक को आप फोन कर सकते हैं कि अगर ये डिसऑनर हुआ तो आप एंट्री रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये डिसऑनर नहीं हुआ, क्लियरिंग में है, आपको पता है कि ये 1 डे में क्लियर होगा या 2 डे में क्लियर होगा, तो ये रिकन्सिलिएशन में रह जाएगा और अनकलेक्टेड चेक या अनक्लियर्ड चेक के नाम से भी इसे जो है बुलाया जाता है, तो हम कह देंगे। ये आगे फिर हमारी मंथली फी प्लान है, कोई हमने प्लान लिया हुआ है बैंक से, तो उसके चार्जेस हैं, ये हमने एंटर, यहाँ माइनस में फिगर आ रही है, हमने एंटर नहीं किए हैं। तो अब हम इनको यहाँ ऑटो जो है डिस्क्राइब कर देंगे, जिसमें हम कहेंगे कि इज इक्वल टू इफ, लॉजिक टेस्ट है हमारा ये, इज इक्वल टू ये है, अगर अनकलेक्टेड चेक है, इससे मुराद ये है कि अगर इस कॉलम ओ में
ये अनकलेक्टेड चेक्स लिखा हुआ है, तो फिर ये यहाँ फिर इसको ये एल को यहाँ लिखे, अदरवाइज 0 लिखे और हमारा ये क्लोज हो जाएगा। इसमें हमने जस्ट ये जो हमारा अनकलेक्टेड चेक्स का है Q4, इसको फिक्स कर देंगे F4 के साथ और हम कंट्रोल C करके एंड तक इसको पेस्ट करने वाले हैं। पेज स्पेशल कर लें क्योंकि फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, तो पेज स्पेशल बेहतर है कि हमने पेज स्पेशल कर दिया फॉर्मूला। नेक्स्ट के लिए हम फिर इसको कॉपी करेंगे खोल के उसी तरह, या आप इफ की सूरत में लगा सकते हैं। आगे है प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट, ये भी आपकी डेबिट साइड पे आना होता है। तो ये यहाँ प्रॉफिट एंड सेविंग अकाउंट आपका डेबिट होना था, अगर ये नहीं हुआ तो आप इसको भी यहाँ ले लेंगे, लेकिन यहाँ Q को R में कन्वर्ट कर देना है, R इसकी जगह पे लिख देना है और कंट्रोल C करके एंड तक सेलेक्ट करके या ड्रैग डाउन कर दें। ड्रैग डाउन से आपका फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पे स्पेशल फार्मूला ही कर देते हैं। इसके बाद हम फिर इसको इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल C करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ R को हमने S में कन्वर्ट करना है। S में कन्वर्ट करेंगे, जो आपके ओमिटेड चेक हैं वो आप यहाँ लाएंगे। तो यहाँ मैं क्योंकि हर फिगर को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, तो ओमिटेड चेक क्योंकि नेगेटिव शक्ल में आएंगे, तो मैं यहाँ इसको माइनस के साथ -L जो है वो इस कॉलम को ले रहेगा, L कॉलम को एंटर कर दिया, कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद एंड तक सिलेक्ट किया, पे स्पेशल में जाके फार्मूला कर दिया और ये आपका 1500 यहाँ आ रहा था, आपका आ गया है। नेक्स्ट हमारा जो है, हमने बैंक चार्जेस को लिया है, इसी तरह जैसे हम करते आ रहे हैं, यहाँ फार्मूला बार से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एस को टी में कन्वर्ट करते हैं, बाकी वो फिक्स ही रहेगा। और इस कॉलम इस सेल को सेलेक्ट करके इस सेल को कॉपी करके फार्मूला पे स्पेशल फार्मूला कर देंगे। इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट विद होल्डिंग टैक्स का होगा। कंपेयर तो इसमें आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपके जो हेड्स हैं वो वंस आप डिक्लेयर करेंगे और वो डिक्लेयर होने के बाद जो है लाइफ टाइम आप इनको इसी तरह रख सकते हैं। टी की जगह पे यू होने के बाद सॉरी, बैंक चार्जेस हमारी क्रेडिट साइड पे आने थे, तो हमने इसको एक चीज़ को इग्नोर किया है, इसकी करेक्शन कर देते हैं। अब जो एल है, जहाँ जो हमारा रिजल्ट का सेल था, वो एल की बजाय, क्योंकि बैंक हमारी बुक्स में क्रेडिट होने थे, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस निकला हुआ है, डेबिट साइड पे डिफरेंस नहीं लेना था, तो हमें एल की जगह एम लिखना है। तो ये हमने एम किया और कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद इसको उसी तरह पे स्पेशल फार्मूला कर दिया। नेक्स्ट विद होल्डिंग टैक्स, ये भी हमारा एम साइड पे होता है, तो एम साइड को ही हम एल को एम में कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर से यू ही है, ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करके ये सारे यहाँ तक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, पे स्पेशल फार्मूलाज, ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स आ जाएगा। ये पाकिस्तान में स्पेशली
कैश विथड्रॉल्स पे और इस तरह से विथहोल्डिंग टैक्स जो है कटता है। अब आ जाते हैं, ये मेन है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी आपके क्रेडिट साइड पे आते हैं, तो आपने यही फॉर्मूले को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसे यहाँ पेस्ट करना है और यू की जगह वी आना है। वी सिलेक्ट होने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंट्रोल सी, होल जो कॉलम जहाँ तक एंट्रियाँ हैं हमारी, पेज स्पेशल करके इसमें हम लिख देंगे। बट ये माइनस के साथ नहीं आना, एम एम की माइनस को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सारे फिगर्स, क्योंकि जो माइनस का इम्पैक्ट है यहाँ भी लिया जा सकता था, बट मैंने मेन रिकन्सिलिएशन में ऐड लेस, ताकि कंसेप्चुअल आप में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सारे फिगर्स मैं पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ। ये हमारे फिगर्स जो हैं डिफरेंस हमारे यहाँ रिपोर्ट हो गए हैं। 500 का एक दफ़ा, क्योंकि छोटी रिकन्सिलिएशन है, एक दफ़ा हम रिव्यू भी कर लेते हैं कि 500 हमारा अनकलेक्टेड में खड़ा है। सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम ये रिव्यू करके फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से बनाएं। ओमिटेड चेक्स में हमारा 1500 है, बैंक चार्जेस में हमारे 115 हैं, जो कि ये यहाँ पे ये 3 एंट्रीज हैं। इसके अलावा विद होल्डिंग सेम ट्रीटमेंट होता है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट का, बट इसको अलहदा मेंशन करना इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपका रिफंडेबल होता है किसी भी कंपनी में, तो इसकी एंट्री एसेट के तौर पे होती है, एक्सपेंस के तौर पे नहीं होती है। और ये आगे आपके जो है अनप्रेजेंटेड चेक्स आ गए हैं, ये यहाँ पे इनके टोटल हो रहे हैं। ये लिस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए भी, जो जब नेक्स्ट रिकन्सिलिएशन फर्ज किया, ये रिकन्सिलिएशन हम अक्टूबर की बना रहे हैं, तो नवंबर की रिकन्सिलिएशन में भी आपके साथ ये फाइल होनी ज़रूरी है। अब हम इसकी ड्राफ्ट रिकन्सिलिएशन बनाने जाते हैं। बेसिक हमने इसका फेस बना रखा है, ये आप देख रहे हैं इसका। ये एबीसी कोई बैंक है और कोई सा भी उसका अकाउंट नंबर जो 1111 के नाम से मैंने लिखा है, यहाँ हमें पता है। इसमें 4 कंडीशन जो इनिशियली एंगेज की हैं मैंने। एक, अमाउंट डेबिट इन आवर बुक्स बट नॉट क्रेडिट इन बैंक। हमने इनको डेबिट कर रखा है, यानी बैंक डेबिट और पार्टी क्रेडिट या कुछ भी एक्सपेंस क्रेडिट या जिस तरह भी आपने एंट्री, पार्टी नॉर्मली होते हैं, तो ये अनक्लियर्ड अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं। ये डिसऑनर हो जाएं तो फिर डिसऑनर चेक होते हैं, फिर भी आपको रिवर्स एंट्री करनी होती है। दूसरा है, दूसरी कंडीशन में ये है, अमाउंट्स क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट डेबिट इन आवर बुक्स। बैंक में जो है क्रेडिट हुए हैं, प्रॉफिट जैसे है या कोई ऑनलाइन आ गई है जिसकी एंट्री करना हम भूल गए हैं, तो ओमिटेड ऑनलाइन या ओमिटेड रिसीट्स हैं, वो हम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा अमाउंट्स डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट क्रेडिट इन आवर बुक्स, ये इसकी कंडीशन डेबिट बैंक स्टेटमेंट में, यानी जैसे बैंक चार्जेस हो गए या विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एंट्री हो गई। इसके अलावा अमाउंट क्रेडिट इन आवर बुक्स अनप्रेजेंट चेक्स, जिसमें हमने बैंक को क्रेडिट किया, पार्टी डेबिट की थी और बैंक को क्रेडिट किया था, तो हमारी बुक्स में जब वो क्रेडिट हुए, यानी बैंक हमारे जो लेजर था बैंक का उसमें क्रेडिट हुए, बट बैंक में डेबिट यानी प्रेजेंट नहीं हुए, अभी प्रेजेंट फॉर पेमेंट अनप्रेजेंट चेक्स हैं। तो यहाँ पे ये इनके मैंने टोटल लगाए हुए हैं। टोटल से मुराद ये है कि अगर इसमें मल्टीपल कंडीशन, जैसे यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, प्रॉफिट ऑन सेविंग और ओमिशन की, जैसे यहाँ पे बैंक चार्जेस और विद होल्डिंग की, तो ये इनको टोटल कर ले, ये टोटल मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो जो है अनकलेक्टेड चेक्स में जो हमारी कंडीशन है, हम अनकलेक्टेड अनक्लियर चेक यहाँ जो हमने लेजर में कंपैरिजन बनाया है, तो वहां से हम लेके आएंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट को भी इसी तरह लिंक कर देंगे, इज इक्वल टू एन लेजर प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट, हमारा दूसरा यानी आर कॉलम का टोटल है। इसी तरह ओमिटेड ऑनलाइन हमारी जो होंगी वो आएंगी,
वो भी हम यहाँ कंपैरिज़न से लाएँगे। ये ईज़ीएस्ट जो है मैंने रखा है ताकि कोई भी बंदा इसको सीख सके, लर्न करके इसकी जो है रिकंसिलिएशन ईज़िली बना सके। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक मेजर टास्क होता है लोअर लेवल जॉब्स पे। बैंक चार्जेज़ हम देखेंगे लेजर्स में हमारे बैंक चार्जेज़ टी कॉलम के टोटल को हम उठा लेंगे। इसी तरह विथहोल्डिंग में हम जाएँगे और विथहोल्डिंग में यू कॉलम को हम उठा लेंगे। इसी तरह हम जो है अनप्रेज़ेंटेड चेक्स में ये देखें, ये हमने जो है फ़ॉर्मूला ऑलरेडी लेस ऐड या लेस लिखा है, मैं आपको उसी तरह करके भी दिखा देता हूँ। इज़ इक्वल टू आपका ये बैलेंस है, पहला आपका लेस हो रहा है, दूसरा आपका ऐड हो रहा है, तीसरा आपका लेस हो रहा है, जो कि ये बैंक चार्जेज़ वाला है। फोर्थ वन जो है वो आपका ऐड हो रहा है, जो कि अनप्रेज़ेंटेड चेक्स हैं। ये आप एंटर करेंगे और ये आपका जो है और ये देखें, ये हमने लेजर से बैलेंस उठाया हुआ है, इज़ इक्वल टू आपके सामने भी फिर उठा लेते हैं। ये आपका लेजर्स में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है वो ये एफ कॉलम पे है। ये देखें, बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन रिकंसाइल्ड बैलेंस एंड एज पर बुक्स, उसमें कोई डिफरेंस अभी नहीं आया। हाफ ऑफ द डिफरेंस, ये हाफ ऑफ द डिफरेंस नॉर्मली हम इस वजह से निकालते हैं कि बाज़-औक़ात एक एंट्री जो है वो पेंडिंग होती है, ये डबल इम्पैक्ट करती है। जब भी कोई एंट्री, फ़र्ज़ किया ये 260 की एंट्री मैंने ख़त्म कर दी, तो ये देखें ये डबल इम्पैक्ट कर गई है। तो ये डबल इम्पैक्ट जो है इसको अब 260 को देखने के लिए हमें यहाँ पे डिवाइड बाज़-औक़ात करना पड़ता है, हाफ़ ऑफ द डिफरेंस रखना पड़ता है। तो वो डिफरेंस जो हाफ़ ऑफ द डिफरेंस होता है ना, वो उस एंट्री को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस वजह से किसी भी रिकंसिलिएशन में हाफ़ ऑफ द डिफरेंस रखना ज़रूरी होता है। अब ये ड्राफ्ट रिकंसिलिएशन आपकी तैयार हो गई, जिसकी ये इस तरह की शक्ल सामने आई। अब आपको ऐसा क्या कौन-कौन सी एंट्रीज़ हैं, ये आपने अपने जो है मैनेजमेंट को दिखाया कि रिकंसिलिएशन इस तरह की, तो अब कौन सी एंट्रीज़ हैं जो आपको आपको करनी है। रिवर्स नहीं करनी है, अभी आपको एंट्रियाँ करनी है। जैसा कि अगर कोई प्रॉफ़िट ऑन सेविंग अकाउंट है, यानी कोई प्रॉफ़िट आ रहा है, या आपका कोई टर्म डिपॉज़िट अकाउंट है, उस पे आपको प्रॉफ़िट आ रहा है, तो प्रॉफ़िट आपको नहीं पता है, आपने एंट्री नहीं की है, तो आप प्रॉफ़िट ऑन सेविंग अकाउंट की एंट्री अब कर देंगे। आपको एंट्री जब आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी अभी मैं आपके प्रीवियस लेजर में दिखा देता हूँ। अगर कोई ओमिटेड ऑनलाइन थी, यानी कोई ऑनलाइन आई और आप एंट्री करने की आपसे ओमिशन हो गई, तो वो एंट्री भी कर लेंगे। इसके बाद आप बैंक चार्जेस की एंट्री भी यहाँ से कर लेंगे, ताकि ये रिकंसिलिएशन पे नहीं आएँगे। इसी तरह जो है अनप्रेज़ेंटेड चेक्स उसी तरह अनप्रेज़ेंटेड रहेंगे और नेक्स्ट रिकंसिलिएशन में इनको चेक किया जाएगा कि ये नेक्स्ट मंथ में प्रेज़ेंट फॉर पेमेंट हो गए थे। उसके बाद इनका फिर आगे फैसला उसी तरह चलता रहेगा। इसको मैंने कंट्रोल सी किया और फाइनल रिकंसिलिएशन में कंट्रोल वी कर दिया मैंने। अब हम इसकी फाइनल रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ लेजर्स में तय किया था कि बैंक रिकंसिलिएशन में हम अपने बैंक चार्जेस को एंटर कर लेंगे। तो पहला यहाँ हमारा डिफरेंस ये बैंक चार्जेस का है जो हमने लिखा था और इफ के फॉर्मूले से आगे रिपोर्ट किया था। हमारा बैंक रिकंसाइल हो चुका हुआ है। अब हम फाइनल रिकंसिलिएशन जो इसका प्रिंट निकाल के हम साइन करके और अपनी मैनेजमेंट से साइन करा के फाइल का हिस्सा बनाएंगे। उसमें हम अब इसको कंट्रोल सी इस फिगर को करेंगे जब एंट्री कर लेंगे।
एंट्री करने के बाद ऐसा हम करेंगे। और यहाँ कंट्रोल जो है सॉरी ये डेबिट था, क्रेडिट साइड पे इसका होना था कंपेयर, यहाँ पे एंट्री हो गई, आपने कर दी। इसके बाद फिर बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट हैं बैंक में, हमारे क्रेडिट होने हैं, ये आपने एंट्री कर दी। अब ओमिटेड ऑनलाइन की भी आपने डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन के ज़रिए, या आपको पता था कि ये फलां जगह से आई है, या यहाँ बैंक की नरेशन में आपको पता चल गया, क्योंकि सम टाइम बैंक की नरेशन में आपकी एंट्री शो हो जाती है और सम टाइम आप अपनी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट से आप कहते हैं कि जी ये एंट्री आई है, इस डेट को आई है, तो ये कहाँ से आई है वो आपको पार्टी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट या इस इनवॉइस के अगेंस्ट इस तरह पेमेंट आई थी। अब यहाँ का ये क्रेडिट है तो आप भी एंट्री कर लेंगे। एंट्री आपकी क्या होगी? आपका बैंक जो है डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट होगी, नॉर्मली यही होता है। ये आपने एंट्री कर ली। उसके बाद ये अनकलेक्टेड चेक्स, ये आपको अभी रिकवर नहीं है, ये एंट्री इनकी खड़ी रहेगी, जिस तरह अनप्रेजेंटेड चेक्स की। अब ये आपके का बैंक चार्जेस हैं, जिसका आप डेबिट दे देंगे। ये आपकी कंपैरेटिव ये आपका बैलेंस आ गया आपकी बुक्स के मुताबिक 3099.09 एंड बैंक के मुताबिक तो आपका बैलेंस वही रहना है जो 2860.03 था। अब ये ड्राफ्ट रिकंसिलिएशन में भी वैसे सही सही शो हो गई, बट फाइनल में आपको दिखाने के लिए ड्राफ्ट बनाना ज़रूरत थी। फाइनल में भी हमारे ये देखें, अब हमारे ना कोई सेविंग अकाउंट पे प्रॉफिट आ रहा है, हम एंट्री कर चुके हैं, ना ओमिशन आ रही है, एंट्री हम इसकी कर चुके हैं। इसी तरह बैंक चार्जेस की हम एंट्री कर चुके हैं, विदहोल्डिंग टैक्स की हम एंट्री कर चुके हैं। सिर्फ अनकलेक्टेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है रिकंसिलिएशन के फेस पे हैं और हमारा डिफरेंस कोई नहीं है। ये आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था प्रोफेशनल लेगेसी की तरफ से ये मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमने इसको टोटली प्रैक्टिकल रखा है, इसमें कुछ हमने जो है ना होने के लिए नहीं रखा है, आपके सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्लीट आपको जो है इंफॉर्मेशन दी है, और इसी तरह फाइल भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि इसी वीडियो के लिंक में अटैच है। अ, आप इंशाल्लाह इससे जो है सीखेंगे और प्रोफेशनल लेगेसी के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। फर्दर वीडियोस के लिए प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।